ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुमीत, इफ यू लुक वेरी क्लोजली ना, इस पे डिविजन दिए हुए थे ऑन द वाई एक्सिस। द डिविजन वर गिवन टू यू। सो इफ दिस इज द जीरो, दिस इज जीरो, देन दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। देखो ये हम्म। वन है तो 1.2, 1.4, 1.6 एंड 1.8 पे टू आ जाएगा, राइट। दिस तरह ये थ्री है, दिस वुड बी 3.2, 3.4, 3.6। तो Six. ये 3.6 है, राइट। So it was 3.6 boxes. 3.6 into 5, Aisha, is 18, I guess. Yes. Yeah. 18. 18. Ready? Now, it says using figure 7 to determine in milliseconds ही बोल रहा है। चलो ठीक है। The time it takes for one revolution of the coil. One revolution का मतलब है, इसको अंडरलाइन कर लो, मतलब one wavelength। एक वेवलेंथ पूरी। सुमीत साहब ने मुझे बताया था कि वन वेवलेंथ इज द फोर बॉक्सेस, वन, टू, थ्री एंड फोर, जो आयशा ने हमारे इन पेज पॉइंट हमने सेलेक्ट किए थे, राइट। वेवलेंथ वाज फोर बॉक्सेस। सर आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है ना, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन या टाइम पीरियड जिसको कहोगे, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, इट हैज टू बी नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम बेस्ड सेटिंग। टाइम बेस्ड सेटिंग हमेशा स्मिथ गिवन होती है आपके पास। नाउ number of divisions in the wavelength are four. You can look closely. It's one, two, three, and four. That's how a full rotation is complete. Multiplied by time-based setting is also given to you in the question, and that will most probably be given to you in milliseconds. ठीक है जी, this is in milliseconds और आंसर भी milliseconds में ही मांग रहा है। तो multiplied by 2 milliseconds, that makes it 8 milliseconds. Understood? Next is important. The point number four is very important. Usually it asks you कि आप frequency निकाल दो। Now you need to understand the relationship between frequency and time period. That's one upon time period. But frequency is in hertz, and for hertz, for frequency to be in hertz, time must always be in seconds. Must always be in seconds. ये याद रखोगे, ठीक है जी। तो यार फ्रीक्वेंसी निकालनी सर मुझे, वन अपॉन टाइम पीरियड जो है 8 मिली सेकेंड है। जब भी मिली को कन्वर्ट करोगे ना, दैट्स 10 पावर माइनस 3। तो जो भी अगर 8 मिली सेकेंड है तो 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 कर दिया। 20 मिली सेकेंड है 20 इंटू 10 पावर माइनस 3। दिस एक्चुअली इज वन अपॉन 0.008। आंसर बता दोगे प्लीज ऑन योर कैलकुलेटर। वन डिवाइड बाई 0.008। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। 125. 125 हर्ट्ज। ओके, ये बात याद याद रखोगे। Yeah. अच्छा, आर दीज क्वेश्चंस इनफ या और क्वेश्चंस कराऊं? ये वाला भी कर ही लेते हैं यार, बस 2 क्वेश्चन था। उसके बाद फिर अगर हिम्मत हुई तो हम न्यूक्लियर पढ़ लेंगे, नहीं हुआ तो फिर कल रख लेंगे इसी तरह, राइट। नाउ Okay. एक मुझे, मैं क्वेश्चन तो पढ़ते हैं इंग्लिश में सारी, वी रीड आउट द क्वेश्चन लेटर, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। If this is a permanent magnet that is connected to a spring, if this permanent magnet is connected to a spring, इसका मतलब क्या है कि अगर ये permanent magnet है ना, it is free to move up and down. Understood? तो जहां पे मूवमेंट क्रिएट करोगे तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पहले चेक करते हैं इस डायग्राम को देख के। आई डोंट केयर अबाउट द क्वेश्चन। कैन यू टेल मी इफ दिस सोलेनॉइड और दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई और इज कनेक्टेड टू एन एमीटर? Ammeter. Ammeter. अगर एमीटर कनेक्ट किया हुआ है भैया, तो उसका मतलब ये है कि आपने इसको करंट प्रोवाइड नहीं किया है। आपने इसको करंट प्रोवाइड नहीं नहीं किया किया, है। वेरी वोल्टेज गुड, किया। तो वेरी गुड। अब जो है ना, वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब वोल्टेज इंड्यूस कैसे होगा, पूछो कैसे होगा, पूछो। तो वोल्टेज इंड्यूस होगा, जो देखो परमानेंट मैग्नेट है ना, इसके अराउंड फील्ड लाइंस है, ये इनविजिबल फील्ड लाइंस है। जैसे ही ये कॉइल के, इस सोलेनॉइड के मेटल को हिट करेगी, तो देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस इंड्यूसेस a current in the coil. Induced EMF, EMF induced होगा, then current induced होगा। तो यार मैं सिर्फ आपसे, I don't care about the question. Sir, I'm asking you, if the south pole is moving inside, what is the pole that is going to be induced here? You'll have to use the Lenz's law. Lenz's law ये कहता है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल समझते हैं बच्चे इसको, but Lenz's law is the easiest. When a permanent magnet moves in the coil, the poles induced on the coil should be such that they oppose the movement of the permanent magnet into the coil। तो इसको ना साउथ पोल को अंदर नहीं आने देना हमने। तो हम अगर नॉर्थ पोल लगाएंगे ना, तो साउथ पोल नॉर्थ तो अनलाइक पोल को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे कौन सा पोल Out. इंड्यूस होगा, Out. Out. इसको पुश बैक करेगा। ये बात कौन बताता है, इन्होंने किसने डिस्कवरी की थी? लेंजेस, मिस्टर लेंजेस जो थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था
और उन्होंने ये लॉ बताया कि whenever a permanent magnet moves into a coil that does not carry current, तो ये तो एमीटर करंट कैरिंग कॉइल नहीं है, तो जब भी एक परमानेंट मैग्नेट मूव करेगा कॉइल के अंदर, जो पोल कॉइल पे इंड्यूस होगा ना, इट वुड बी सच दैट इट अपोजेस द मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नेट, ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। तो ये तो हमने पहले ही पता कर लिया है, साउथ पोल होगा तो ये नॉर्थ पोल होगा। अब लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट सेज figure 8.1 shows a permanent magnet attached to one end of an unstretched spring and held at rest। भाई चल अभी रेस्ट पे है, तो स्टेशनरी है, मतलब स्टेशनरी है, मतलब मूव नहीं कर रहा। अगर मूव नहीं कर रहा तो जीरो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। पूछो क्यों? पूछो बिकॉज नो कटिंग इफेक्ट। किस चीज का कटिंग इफेक्ट होता है? एसी जनरेटर रूल है या मोटर रूल है? सर जनरेटर रूल है। वाई? बिकॉज हमने करंट कैरिंग कॉइल नहीं दिया, हमने कॉइल को करंट खुद प्रोवाइड नहीं किया है, अब करंट इंड्यूस करवाएंगे हम। तो कटिंग इफेक्ट किस चीज का कटिंग इफेक्ट होगा? सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कट होगी विद द मेटल इन द कॉइल। Coil. अंडरस्टूड? तब जाके ईएमएफ इंड्यूस। अभी क्योंकि रेस्ट है तो अभी कटिंग इफेक्ट नहीं है। द सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू सेंसिटिव एमीटर भी हो सकता है, एमीटर करंट मेजर करता है, या फिर गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। वो जरा सी हल्की सी डिफ्लेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। स्टेट द नेम ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज द फ्रॉम व्हिच परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड। परमानेंट मैग्नेट्स आर ऑलवेज मेड आउट ऑफ स्टील। ये बात और याद रखोगे कि सुमित साहब, स्टील से जो मैग्नेट बनेगा ना उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहेंगे, और जो आयरन से मैग्नेट बनेगा उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहेंगे। Temporary ये magnets. टेम्परेरी मैग्नेट जो होता है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। टेम्परेरी मैग्नेट आर स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट मैग्नेट, बिकॉज ओवर टाइम परमानेंट मैग्नेट एक दफा मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेट ही रहता है, तो ओवर टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे लूज देयर स्ट्रेंथ। हाउएवर एक टेम्परेरी मैग्नेट कब बनता है? जब आप करंट प्रोवाइड करते हो एक सॉफ्ट आयरन कोर को या सॉफ्ट आयरन के बाहर को करंट प्रोवाइड करोगे, तो उस वक्त डोमेन्स अलाइन हो जाएंगी, और डोमेन्स अलाइन हो जाएंगी तो ये मैग्नेट की तरह एक्ट करना चाहिए। तो जब तक करंट प्रोवाइड करते रहोगे उस वक्त तक डोमेन्स अलाइंड रहेंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी स्ट्रेंथ लूज नहीं करेंगी। दैट इज व्हाई परमानेंट मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन magnets formed by steel. Now it says the magnet is released. Right? The magnet release हुआ and moves downwards towards the solenoid. The ammeter shows that there is a current in the solenoid. कैसे शो कर रहा है? पूछो कैसे कर रहा है? सर डिफ्लेक्ट हो रही। कौन डिफ्लेक्ट हो रहा है? सर नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑन द एमीटर। ठीक है जी। इन द solenoid when the magnet moves, explain why there is a current। अब वो कमांड वर्ड क्या यूज कर रहा है? करंट के बारे में पूछ रहा है और 3 मार्क्स दे रहा है, तो वो याद रखना। हेंस करंट इज इंड्यूस्ड वर्ड लिखोगे तो एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो सर वही चीज है, बार बार दोबारा पढ़ते हैं सर। इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट विद द कॉइल, विद द करंट इन द कॉइल, विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल नहीं, विद द कॉइल। मेटल, जो कॉइल जिस मेटल का बना हुआ है ना उससे कट होगा विद द कॉइल, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, और फिर क्योंकि करंट भी लिखा हुआ है तो आगे लिखना है करंट इज इंड्यूस्ड। इसका मार्किंग स्कीम भी देखिए, ये 3 मार्क हमें मिलेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं लिखेंगे इसमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो। वेरी गुड। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड से पहले लिखो दिस ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या कटिंग इफेक्ट मेंशन कर दो या मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दो, बात एक ही है। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड हेंस करंट इज इंड्यूस्ड। और जिसका सुमित साहब इसका आंसर देखते हैं, 3 मार्क्स हमें कहाँ मिल रहे हैं? पहला मार्क मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट बाय सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख दिया हमने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है जी। सेकंड इज ईएमएफ कॉजेज करंट। ये करंट, ये आखिर में हेंस करंट इज इंड्यूस्ड लिखने का मतलब है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी ना, ईएमएफ को डिफाइन करो, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस द सर्किट, राइट, अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑन मेटालिक वायर, राइट। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से चार्जेस फ्लो होंगे तो करंट इंड्यूस होगा। अंडरस्टूड? इसी का नेक्स्ट पॉइंट, इट सेज जो करंट जो इंड्यूस हुआ, इट कॉजेज द टॉप एंड ऑफ सोलेनॉइड टू बिकम अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसने साउथ पोल बता दिए कि साउथ पोल बन गया, हमने भी निकाल लिया था, हमने तो पहले ही लेंजेस लॉ देखी, साउथ पोल, टॉप एंड पे साउथ पोल इंड्यूस हो गया, ये हमें पता चल गया। द बॉटम एंड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इज साउथ पोल, ये भी लिखा हुआ है। एक्सप्लेन व्हाई द टॉप एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिकम्स द साउथ पोल एज द मैग्नेट मूव्स। तो ये वो बोल रहे हैं क्यों हो रहा है कि ये साउथ पोल इंड्यूस हो रहा है, तो इसमें आपने मेंशन करना है, लेंस लॉ। मेंशन करो लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट याद कर लो तो बहुत ही अच्छा। नहीं भी याद करते हो तो ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ,
the pole induced on the coil, the solenoid, is such that it opposes, अच्छा इंग्लिश पढ़ोगे ना प्रॉपर, अगर स्टेटमेंट पढ़ते हो तो इट opposes the cause producing it, ऐसा एक तुम्हारे कॉपी में नोट्स में लिखा हुआ है, राइट? And that, so such that it opposes the cause producing it, इससे अच्छा है ये भी लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, such that it opposes the movement of the magnet in the coil, ये लिख दो तब भी मार्क्स मिलेगा। अच्छा सुमित साहब, ये बताने की जरूरत है कि साउथ पोल इंड्यूस होगा तो क्यों होगा? साउथ पोल तो इंड्यूस हो गया, इससे बता दिया कि साउथ पोल देगा। सर मैं सोचता हूँ कि साउथ पोल इंड्यूस इसलिए हो रहा है ताकि ये साउथ पोल उसको पुश बैक कर सके, राइट? इसका मार्किंग सीन करते हैं। इट सेज लेंज़ेस लॉ मेंशन्ड और टू अपोज द चेंज, ठीक है ये हमने लिख लिया। इन ऑर्डर टू, तो ये जो हमने जितना भी लिखा था ना अभी, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, ऑल ऑफ दिस इज गेटिंग यू ओनली 1 मार्क, इट्स 2 मार्क है। तो सर ये तो पता है कि साउथ पोल इंड्यूस हुआ है, मगर साउथ पोल क्यों इंड्यूस हुआ है, क्या रीजन है साउथ पोल इंड्यूस होगा? सो दैट इट अपोजेस या पुशेस बैक द मैग्नेट, राइट? तो ये देखना, it says in order to repel the magnet or upward force in the magnet or repulsion of the magnet mentioned or to oppose the magnet or resist the motion of the magnet, तो ये इससे आपको दूसरा मार्क मिलेगा। तो हमने लिखा according to Lenz's law the pole induced coil such that it opposes the movement of the magnet in the coil, the south pole on the coil pushes on the coil resists the movement of the magnet, understood? movement of the magnet लिख दो या resist the magnet, south pole of the magnet coming in, ये इस तरह कुछ, ठीक है? अब आयशा साहब ये क्या बोल रहे हैं, द मैग्नेट ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, भाईजान नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, पूछो क्यों? पूछो True. क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ है, so it goes down and then comes back, goes down, if it is going down and coming back, when it goes down, जब ये वापस आएगा ना तो it will मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कट करेंगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सर ये रिवर्स होती है, दैट इज वाई, दैट इज वाई ऑल्टरनेटिंग करंट ही इंड्यूस होता है, डायरेक्ट करंट तो इंड्यूस नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि डायरेक्शन बार बार रिवर्स हो रही होती है। इट सेज describe what happens, इससे 2 मार्क है। describe what happens to the current in the solenoid when the magnet oscillates up and down, एक तो कटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, कटिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। यार सुमीत को कटिंग इफेक्ट नहीं पसंद तो हम लिख देंगे रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। इसका इफेक्ट क्या है सर? अगर कटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो लार्जर करंट इंड्यूस्ड, Yes. EMF induced and current induced. वेरी गुड। सुमित साहब इसका मार्किंग 3%। जॉयदीप इज हियर विद अस, Yes, sir. हाउ आर यू जॉयदीप? I'm good, sir. How are you? आई एम गुड। करंट चेंजेस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ द करंट चेंजेस, तो करंट इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। अब आपको तो नहीं पता ना कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, आप कुछ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाना, ठीक है जी? गेट यू 2 मार्क। तो लेट्स आयशा, कोई और क्वेश्चन है आपके पास तो देखो मुझे बताओ, 5 के बाद देखते हैं कोई क्वेश्चन। 6 कर लें, 6 इज गुड क्वेश्चन, 6 इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर पे एक और क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी दे। 6 करें या 7 करें, देख के बताओ। 6 कर, दोनों ही कर लेते चलो। इट सेज द प्राइमरी कॉइल हमेशा लेफ्ट पे होगा, सेकेंडरी कॉइल हमेशा राइट पे होगा। प्राइमरी कॉइल पे जो 240 वोल्ट लिखा है इसको लिख दो वीपी, ठीक है? और ये आयरन कोर है, सेकेंडरी कॉइल है। एक्सप्लेन व्हाई वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड, यार ये 3 मार्कर होता है यूजुअली। आपने माइक बंद कर लो प्लीज। एक्सप्लेन व्हाई वोल्टेज इज प्रोड्यूस सेकेंडरी कॉइल, तो वोल्टेज प्रोड्यूस होने के ना 3 मार्क्स हैं और मैं 3 पॉइंट लिख पाता हूँ। सर ये ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल produces an alternating current, sorry, an alternating field। ऐसा alternating magnetic field लिखना जरूरी है इन द सॉफ्ट आयरन को। तो हमने पहले मेंशन किया प्राइमरी कॉइल को, सेकंड मेंशन आपने करना है सॉफ्ट आयरन को, सॉफ्ट आयरन को। ये हो गया।
This magnetic field or this alternating magnetic field, the alternating field, How's the cutting effect in the secondary coil? so cutting effect, it cuts the secondary coil, बस ये लिख दो, या Cuts the जैसा आप बोल रहे secondary. हो वो भी सही है. This alternating field cuts the secondary coil and EMF is induced. Sorry, but जैसे तुम साथ साथ लिखते जा रहे हो ये secondary coil and EMF is induced. आयशा, वर्डिंग देखो, मुझे बताओ जिसने करंट के बारे में बात की या सिर्फ ईएमएफ के बारे में बात की या वोल्टेज के बारे में बात की, Voltage. तो यहाँ पे ही रुक जाओ. अंडरस्टूड? अगर करंट बोले तो हेंस करंट इज इंड्यूस्ड, मतलब ईएमएफ कॉजेज द करंट टू बी इंड्यूस्ड. अंडरस्टूड? ये भी लिख सकते हो. क्या कहते हैं सर ये? नेक्स्ट पार्ट इज, इट सेज देयर आर 5600 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल. तो इसको लिख लो एनपी. एनपी 5600 है. हमारे पास जो क्वेश्चन में पहले डिटेल दी हुई थी वो वीपी हमने निकाला हुआ था, वोल्टेज टू द प्राइमरी कॉइल. तो वीपी भी लिख लो. वीपी था 240 वोल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड 350 टर्न. यार अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल 5600 है और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल 350 है, तो स्टेप डाउन है स्टेप अप है? Step down, sir. वेरी गुड सर. स्टेप डाउन मतलब करंट को हम कम कर रहे हैं. ठीक है जी. तो हमारे पास एन एस भी आ गया विच इज 350. अब वो कहता है कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, मतलब वी एस निकालो. तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है एनपी. हमने ऊपर एनपी अपॉन एनएस अपॉन एनपी किया था, अब यहाँ पे एनपी अपॉन एनएस कर रहे हो तो वीपी अपॉन वीएस कर देना भाई. बेसिक मैथ. तो इट्स 5600 अपॉन 350. वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल वाज 240, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अननोन. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टेक आउट कैलकुलेटर, जल्दी से जान सकते हैं. वोल्टेज सेकेंडरी 15. कॉइल होगा 350 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 5600, 15. 15 वोल्ट. तो आपने इनपुट किया था 240 वोल्ट, आपने एम्प डाउन करके उसको 15 वोल्ट पे ले आया. अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट से पढ़ने से पहले मैं एक यूनिट को हाईलाइट कर रहा हूँ. वो यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है ये बता दो. ये देखो, ये W जो है, कैपिटल W, ये किस चीज का है? Power. पावर. Power. Power. पावर से रिलेटेड ना, अभी मुझे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं है. पावर से रिलेटेड हम जितनी भी इंफॉर्मेशन लिख सकते, फॉर्मूला लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं. एक तो है P इक्वल्स टू IV. ठीक है जी, P है या equals नहीं है? to I square R. P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये याद कर लो. ये पावर लॉसेस के लिए होता है. ये मैं कराऊंगा. करंट P इसी तरह equals ना, to V square upon R. P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. इसी तरह ना, अगर आप लोग हर दिन हम लोग आधा आधा एक एक घंटा भी आ जाए ना, तो हम इलेक्ट्रिक करंट का भी पोस्ट मॉक, ऑब्वियसली मॉक के बाद करंट के भी एमसीक्यू पास्ट पेपर कर लेंगे, तो उससे और अच्छे हो जाएंगे. और ये सारी हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाए. अच्छा सर, आपके पास जो है ना आउटपुट के बारे में बोल रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइमरी के बारे में? सेकेंडरी के बारे में बात Secondary कर रहे coil. हैं. यार Second. जयदीप, सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज कितना है 15 volts, sir. और सेकेंडरी कॉइल पे पावर कितना है? 90 वॉट का बल्ब 90 लगाया, volts. विच जी, sir. ऑपरेशन नॉर्मल, कैलकुलेट द करंट. अब पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, P इक्वल्स टू IV. 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 90 इक्वल्स टू करंट तो मुझे नहीं पता सर, वोल्टेज पता है सेकेंडरी वाले का. I is 90 over 15 which is 6. 6 ampere. Understood? समझ आया सबको? जी, sir. चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. ये भी कर ही लेते हैं, खत्म कर रहे हैं, बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर छुट्टी करें. ठीक है. It says an oscilloscope is a device that is used to display waveform. Inside the oscilloscope, a beam of electrons is emitted ये from a metal filament by thermionic emission. यार thermionic का मतलब है emission due to, Heat. very good, emission due to heat. emission, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए ड्यू टू हीट. सुमित साहब, मुझे बताओगे मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? Electrons. तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही करंट मूव, मतलब करंट जनरेट कैसे होता है? करंट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Yes. तो जब उसको, उस फिलामेंट को ना, ऐसा फिलामेंट गिवन होता है, इसको आप हीट प्रोवाइड करते हो. हीट कैसे प्रोवाइड करोगे? पूछो कैसे करोगे, पूछो. इसको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दोगे, मतलब सेल लगा दो या बैटरी लगा दो. तो ये जो कॉइल है ना, ये फिलामेंट जो है, ये हीट अप होना शुरू हो जाए, गर्म होना शुरू हो जाए. गर्म होगा ना, तो इतनी एनर्जी पास ऑन कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ब्रेक करके, सॉरी इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बोलना, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, उसको ब्रेक करके वो बाहर निकल जाएंगे. जब वो बाहर निकलेंगे तो वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे. जब जिस
जो चीज फ्लो होती है, जिस वजह से फ्लो हो रही है, वो एनर्जी प्रोवाइड होता है. Electrical energy converts into heat energy. That heat energy forces the electron to overcome the attractive forces between the nucleus and the electron, and electrons start to flow. When they start to flow, तो उसका मतलब है करंट जनरेट हो गया, राइट. The emitted electrons are accelerated away, मतलब तेज हो रहे हैं, ठीक है जी, from the filament by a potential difference of 2000 volts. ठीक है, कोई मसला नहीं. State what must happen to the metal filament for thermion. Therm का मतलब है heat to occur. Sir, क्या करोगे? इंक्रीज इन हीट एनर्जी, हीट इट अप, प्रोवाइड हीट एनर्जी, ऐसा कुछ भी लिखो. जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और फिर मूव करना शुरू होगा. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, राइट. नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट अवे. तो यार ये थोड़ा सा मैं सीआरओ की बात कर लेता हूँ. यहाँ पे बना रहा हूँ सीआरओ का एक डायग्राम हल्का सा. ये डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है. इसको हमने एक 2 वोल्ट का पावर दिया, ये आपकी ग्रिड आ गई, ब्राइटनेस ग्रिड आ गई. उसके बाद 2 एनोड लगे होते हैं. पहला, अच्छा एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, यहाँ पे क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं. इसकी ग्रिड की ना ओपनिंग को, ये जो ओपनिंग देख रहे हो ना, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो ओपनिंग है, ये जो गैप है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो ताकि ये बढ़ जाए. आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने ज्यादा करा सकते हो, कम कराने कम करा सकते हो. तो ये जो एनोड है ना, एनोड A1 है, ये A2 है. जो एनोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है. तो अगर ये एनोड पॉजिटिव, जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये पॉजिटिव है, अगर तो ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा. यस और नो? पहला वाला एनोड फोकस करेगा, फोकस करके बीम बना के एक बीम बना देगा, एक अलाइन करके इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा किधर? A2 पे. दूसरा जो एनोड है ना, वो एक्सेलरेट करता है. वो किसको एक्सेलरेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है. एक्सेलरेट करने के बाद ये फीड करता है एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स में. याद आते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम. ये एक्स प्लेट्स हो गई, वाई प्लेट्स ऊपर होती है. ऐसा बना देता हूँ. हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स प्लेट और वाई प्लेट जो है वर्टिकल प्लेट लगी होती है. ठीक है जी. तो अब मैं डायग्राम भेजूंगा, देख लेना, बना देता हूँ. ये एक ऊपर एक नीचे, फिर एक सामने, एक ऊपर. इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जाती है. फिर यहाँ पे पूछो कौन होता है, पूछो कौन होता है, पूछो. कौन होता है? ये स्क्रीन पे हिट करते हैं. स्क्रीन पे कौन होता है, पूछो कौन होता है? ऑन. एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है. फ्लोरोसेंट मटेरियल है कि जब भी इस पे इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी जरा सा भी चेंज आएगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा. इसलिए यूजुअली जो है ना, ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो ट्रेसेस है, ये ग्रीन कलर के होते हैं. तो कोई भी ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दो, कोई भी फ्लोरोसेंट पाउडर से कोटिंग कर दो, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ हिट करते हैं और फिर ये वेव फॉर्म सामने आ जाता है. अंडरस्टूड? तो अब वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट अवे फ्रॉम द फिलामेंट. ये मेंशन ऑफ एनोड, इसका आंसर चेक करते हैं. सुनील, इसका आंसर देखोगे बेटा? आंसर पढ़ के बताओ, मैंने आंसर कॉपी नहीं किया. 7 का मैं बताता हूँ, चलो. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मैं एक मिनट स्क्रीन पे दूंगा. The answer है it is attracted by positive पॉजिटिव potential. पोटेंशियल और रिपेल्ड बाय फिलामेंट, और फिलामेंट इज नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल या अट्रैक्टेड बाय एनोड, जी. बाय द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड. और ये नहीं भी पता हमें सर, एग्जाम में नहीं पता, तो यार एक बात सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, इनको स्पीड अप करना है, तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट करा दोगे तो ये स्पीड अप हो जाएंगे. नेक्स्ट इज आयशा साहब, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने कूलम से 1.6 × 10⁻−19. वो बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट हैज बीन एक्सेलरेटेड. जब एक्सेलरेटेड थ्रू कितने वोल्ट? 2000 वोल्ट. तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरा है काइनेटिक Half एनर्जी का mv फॉर्मूला लगाओ. square. हाफ इंटू मास इंटू हाफ mv स्क्वायर. ना इसमें मास गिवन है, ना तो इसमें वेलोसिटी गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं नहीं हो हो रहा. रहा. तो सर एक और फॉर्मूला बताऊं. Yeah. वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या V इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज. ये वाला फॉर्मूला यूज करें.
अब आपके पास चार्ज कितना गिवन है सर? क्यू मेरे पास ये रहा, क्यू इज 1.6 इंटू 10 पावर -19। सही है सुमित साहब? सुमित साहब वोल्टेज बता दो, कितना कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है? तो 2000 वोल्टेज। 2000 वोल्ट आ गया। अब एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल हो, केमिकल पोटेंशियल, किसी भी टाइप की एनर्जी होगी, तो वो जूल्स में कैलकुलेट होती है। इस फॉर्मूले में ये दोनों चीजें इस फॉर्मूले में इनपुट कर देते हैं। तो वोल्टेज इज 2000, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, अपॉन चार्ज इज 1.6 इंटू 10 पावर -19। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बताओगे प्लीज जल्दी से। 32 3.2 कितना आ रहा है बताओ? 3 पॉइंट इंटू 10 पावर -16। -16 जी। समझ आई? सर अब वर्क डन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वर्क डन की बात करो ना, वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी। अगर एनर्जी में चेंज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जूल्स में वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो वर्क डन का यूनिट भी जूल्स होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल्स है। डू यू अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑफ यू? सर वर्क डन का ये भी फॉर्मूला है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस, मगर यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे? फोर्स भी नहीं गिवन और डिस्टेंस भी नहीं गिवन, राइट? तो वोल्टेज का ना, अच्छा चलो अब कर ही रहे हैं तो समझाता हूँ। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? जो सिलेबस में डेफिनेशन लिखी है, जो मैंने आपको लिखवाई भी है आपके उसमें होगे नोट्स में। वोल्ट इज 1 जूल फॉर एवरी कूलम। अगर 1 वोल्ट बोला हुआ है तो 1 जूल फॉर एवरी कूलम, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को अगर मूव करना है, अगर 1 वोल्ट से मूव करना है, तो इसका मतलब है 1 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर सुमिता भी 20 वोल्ट होता तो 20 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड वन 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 टू मूव चार्ज। 1 कूलम चार्ज। अगर ये 200 वोल्ट हो तो 2000 वोल्ट होता, तो 2000 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज। तो 1 वोल्ट इज एक्चुअली रिटन डाउन एज 1 जूल पर 1 कूलम, राइट? तो जूल्स पर कूलम, जूल्स एनर्जी है या वर्क डन होगा, और कूलम चार्ज होगा। ये बात समझ आई? जी सर। चलो जी। अब यार सबसे पहले जैसे ट्रेस देखोगे ना एग्जाम में, अभी एग्जाम में है, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आएगा, जब भी ऐसे ट्रेस देखोगे ना, मीन पोजीशन बना लेना। ये मीन पोजीशन है। ये बात मानते हो सारे? मीन पोजीशन का हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन का हो, बेस लाइन का हो, बात एक। सुमित बड़ा गौर से देखिए, मुझे एम्पलीट्यूड के बॉक्सेस बता दो या डिविजन बता टू दो। बॉक्सेस बॉक्सेस का या टू डिविजन का बॉक्सेस हो तो याद रखना। एम्पलीट्यूड है हमारा पास 2 डिविजन, या बॉक्सेस का या डिविजन को बात होती है। अब आयशा और मैं मार्क करेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स और टू सक्सेसिव इन फेस पॉइंट। तो सर हमने लास्ट टाइम जो इन फेस पॉइंट मार्क किए थे, इस दफा जो है हम क्रेस्ट को मार्क करते हैं, ठीक है जी? ग्रीन से मार्क करते हैं। एक क्रेस्ट ये रहा सुमित साहब, दूसरा क्रेस्ट ये रहा। इस क्रेस्ट टू क्रेस्ट में ना एक वेवलेंथ बनेगी। वो कितनी है सर? कितने बॉक्सेस में काउंट करेंगे? 1 4 2 डिविजन्स। 3। Four वेरी गुड। सो जो तुम्हारा वेवलेंथ है वो 4 डिविजन आ गया। मेरी बात सुनोगे, जब भी एक्स एक्सेस की मूवमेंट चेक करेंगे तो टाइम बेस्ड सेटिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टाइम बेस्ड सेटिंग। और जब भी वाई एक्सेस की मूवमेंट सेलेक्ट करोगे या कुछ वर्किंग करनी होगी तो वाई गेन की सेटिंग लगाओगे। ये गिवन होती है हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट सेटिंग ऑन द ऑसिलोस्कोप इट आ गया सर 10 मिली सेकेंड फॉर द एक्स एक्सिस। मतलब इसको ऑनलाइन करके इसके ऊपर लिख लो, ये टाइम बेस्ड। एंड 3 वोल्ट पर डिवीजन फॉर द वाई एक्सिस, इसका मतलब है ये वाई गेन है। ये सेटिंग हमेशा गिवन होती है आयशा, ओके? अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, ऐसा कुछ कह रहा है। सॉरी मैं एक मिनट दो मुझे। नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेस इन फिगर 10 पॉइंट। एम्पलीट्यूड निकालना सर, एम्पलीट्यूड बता दो सर। 2 बॉक्सेस है। 2 डिविजन 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट सर। यार 2 into 3। एम्पलीट्यूड जो है ना हमेशा वाई गेन सेटिंग से मल्टीप्लाई करता है। यार मुझे तो लग रहा है 2 डिविजन हुआ। तुम्हें आंसर पढ़ना जरा, 2 डिविजन लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, 6 वोल्ट्स। वोल्ट्स लिखा। तो कभी भी एम्पलीट्यूड को मार्क करना हो ना, या एम्पलीट्यूड का वैल्यू देना हो, तो वोल्ट्स में तो होगी। दोनों और लिखा अगर हुआ है, दोनों लिखे हैं। दोनों लिखे हुए हैं, क्योंकि जी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसने बोला एम्पलीट्यूड बताओ, इसने मैक्सिमम वोल्टेज नहीं बताया। तो एम्पलीट्यूड कोशिश करोगे
कि ईएमएफ में या वोल्टेज में तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी टू डिविजन भी सही है। ये बात समझ आई आयशा? टू डिविजन है। दूसरा वाला सर 6 वोल्ट कैसे आया, मैं बताता हूँ आपको। सर एम्पलीट्यूड के नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? डिविजन इन एम्पलीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय वाई गेन सेटिंग। तो आंसर में लाइक हमें दोनों लिखने हैं तभी 2 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, तो जी ऐसे फिर है। आप एक काम ये करेंगे कि आप हमेशा एम्पलीट्यूड ईएमएफ के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जब भी आप एम्पलीट्यूड लिख रहे होगे तो ईएमएफ कैसे आएगा, टोटल ईएमएफ कैसे आएगा सर? इट्स डिवीजन इन द एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द वाई गेन सेटिंग। डिवीजन इन एम्पलीट्यूड 2 है, मल्टीप्लाइड बाय वाई गेन सेटिंग। देखना यार वाई गेन सेटिंग कितनी गिवन है, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, देखो ठीक। 3 वोल्ट। तो अगर दो बॉक्सेस अगर वर्टिकली इस ट्रेस को, इस इलेक्ट्रॉन की बीम को अगर वर्टिकली मूव करना है दो बॉक्सेस, तो आपको हर एक बॉक्स पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, मतलब 3 जूल्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी कूलम। तो 2 बॉक्सेस मूव करने तो 2 × 3 वोल्ट करोगे तो 6 वोल्ट आएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इट सेज कैलकुलेट द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब वेवलेंथ, कंप्लीट लिखा हुआ भी है, वेरी गुड। सर वेवलेंथ के बॉक्सेस आयशा और मैंने कितने बॉक्सेस निकाले थे? Four. ग्रीन पॉइंट टू ग्रीन पॉइंट 4 बॉक्सेस थे, राइट? 4 डिविजन है मल्टीप्लाइड बाय टाइम बेस्ड सेटिंग। टाइम बेस्ड सेटिंग देख के बताओ। 10। 10 है, 10 वोल्ट होगा। आओ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है टाइम बेस्ड सेटिंग इज 10, सॉरी 10 वोल्ट नहीं होगा, 10 मिली सेकेंड होगा पर डिविजन। 4 × 10 मिली सेकेंड करो, सुमित साहब क्या आंसर आया? 40। अब यहाँ पे टाइम के आगे ना ये आंसर स्पेस में कोई यूनिट दिया हुआ है, देखो। नहीं. तो आप इसको 40 मिली सेकेंड में भी लिख सकते हो, या फिर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 40 × 10⁻³ करो कैलकुलेटर पे, वो आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? Okay. उसके बाद पार्ट सी कह रहा है, पार्ट सी है ना इसके बाद। हाँ, इससे छोटा सा क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं बस, 5 मिनट्स में आता है। द ट्रेस इज कॉज्ड बाय साउंड वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड इज टाइप ऑफ वेव, स्टेट विच टाइप? लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात याद रखोगे? Yeah. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स एट साउंड। जब भी मोशन बताना है एयर मॉलिक्यूल्स एट साउंड पासेस, तो यार ये जरूर लिखना है। टू एंड फ्रो वर्ड यूज कर लो, या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, या बैक एंड फोर्थ यूज जरूर करना है। तो जो जैसे ये वाइब्रेटिंग, ये स्पीकर है, ठीक है जी। तो जो मॉलिक्यूल्स क्लोज टू द स्पीकर होते हैं ना, ये बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। पूछो क्यों मूव करते हैं, जल्दी पूछो। बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को जब आप डिस्क्राइब कर रहे होते हो ना, तो आप ये लिखते हो कि द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। इस वजह से ये बैक बैक एंड फोर्थ होते हैं। सुमित साहब 2 मार्क्स हैं, मार्किंग थीम में 2 मार्क्स कैसे मिल रहे हैं आपको? पढ़ो जरा। तो लॉन्गिट नहीं, कौन सा 10 मैं से बताता हूँ। पार्ट है? लॉन्ग टू एंड फ्रो ऑसिलेशन डिस्क्राइब बैक एंड फोर्थ का 1 मार्क मिलेगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ और द ट्रैवल ऑफ वेव। डायरेक्शन और जब भी यार मेरी बात सुनोगे आयशा, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ पे या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पे 1 मार्क मिला। जब भी एक साउंड वेव को एक्सप्रेस कर रहे हो ना, तो साउंड वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, whereas transverse wave travels in the forms of crests and troughs, right? याद रखोगे? तो ऐसे लिखोगे टू एंड फ्रो मूवमेंट इन फॉर्म ऑफ compressions and easy, yes or no? सुमित साहब 2 चीजें लिखवा जी रहा हूँ। सर। पिच जो है वो इफेक्ट होती है फ्रीक्वेंसी से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रीक्वेंसी, पिच बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और लाउडनेस लाउडनेस जो है होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। वेरी गुड, ये तो हमने पढ़ा था। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन। इट सेज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ द ट्रेस ऑफ द स्क्रीन चेंजेस एज द पिच ऑफ द साउंड बिकम्स हायर। और ये 2 मार्कर है, तो सर पिच इंक्रीज हो रही है, पिच वो हायर बोल रहा है, पिच हायर हो रही है, पिच इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का मतलब है मोर नंबर ऑफ वेव्स क्रिएटेड पर सेकंड, राइट? तो अगर एक नॉर्मल वेव ये है जिसका सीआरओ डिस्प्ले ये है, तो इसका अगर वेव, अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है ना, तो ऐसे क्लोजर टुगेदर हो जाएगी। यस सर?
तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस का 1 मार्क मिलेगा। दूसरा मिलेगा शॉर्टर वेवलेंथ सीन। क्या लिखोगे? शॉर्टर वेवलेंथ सीन, या फिर आयशा ऐसा भी लिख सकते हो, लार्जर नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड, है ना? Yeah. चलो पार्ट डी इसका, बस हमारे पास 2 मिनट है। लेट्स जस्ट सर, डायोड, डायोड को अंडरलाइन कर लो, इसको मार्क कर लो। इट अलाउज करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करता है फ्लो होना, टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है जी, अब पढ़ने सुमिता पढ़ो जरा। मैं पढ़ता हूँ। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट दैट व्हाट हैपेंस, सॉरी, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंस व्हेन डायोड इज कनेक्टेड बिटवीन द माइक्रोफोन एंड द ऑसिलोस्कोप। फिगर 10.2 shows the circuit that he uses. एक फिक्स रेजिस्टर है, एक डायोड है, एक ऑसिलोस्कोप है, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये सिंबल है। Without the diode, the output of the microphone is an alternating current, and the trace is shown in figure 10.1 on page 80। ठीक है जी, ये वाला, ये जो है अभी अलाउ कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट का ना सीआरओ डिस्प्ले। ये बना लो, मैं बनाता हूँ फिर। ये ऑल्टरनेट करंट का सीआरओ डिस्प्ले है। सुमित, डायोड क्या करेगा? डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करने देता, राइट? तो या तो ऊपर वाली वेव बनेगी या नीचे वाली। मीन पोजीशन के ऊपर वाली वेव बनानी है, नीचे वाली, जो बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। सो ऊपर वाली। जैसे डायोड कनेक्ट करोगे ना, तो चाहे ऊपर वाली बनाओ या नीचे वाली बनाओ, तो सर ये ऐसी, ये फिर फ्लैट लाइन, फिर ये, फिर फ्लैट लाइन, फिर ये, फिर फ्लैट लाइन, राइट? तो डायोड ये करता है। इस प्रोसेस को हम कहते थे, अभी आपके कोर्स से बाहर है, बट इस प्रोसेस को हम कहते थे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बड़ा लंबा डिस्कशन होता है इसके ऊपर, मगर आपको सिर्फ वो उसकी डिस्क्रिप्शन हटा दी गई है। यू जस्ट टोल्ड कि डायोड जो है वो डज नॉट अलाउ करंट इन बोथ डायरेक्शन, सो इट रिस्ट्रिक्ट्स करंट इन बोथ डायरेक्शन, सो इट हैज टू बी। इस तरह का ट्रेस बना लेना प्लीज, छोटा सा। ऊपर वाले बना लो या नीचे वाले बना लो, बात एक है। Describe the action of diode allows current in the one